नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, सह-आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का प्रमुख टॉपिक एक मौर्य कला पर चर्चा करेंगे। मौर्य कला में हमने चैत्य पर चर्चा करेंगे आज। चैत्य जो है वो ची धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चयन करना, एक के ऊपर आरोपित करना। वास्तव में चैत्य तथा स्तूप दोनों ही शब्दों का प्रयोग जो है पवित्र स्थानों के अर्थ में होता है। प्रारंभ में चैत्यों का संबंध जो है शव और समाधि से रहा है। बाद में इस शब्द से संघ के पूजा गृहों का संकेत मिलता है। वे पूजा गृह जहाँ महायानी बौद्धों की प्रतिमा आदि संरक्षित रहती थी। इसके लिए एक विशिष्ट वास्तुकला का उदय हुआ, जिसके आधार पर गर्भगृह, जिसमें वाम भाग तथा दक्षिण भाग में स्तंभ और उसके मध्य में एक ठोस स्तूप होता था। संघ की प्रार्थनाओं के लिए भी चैत्यों की आवश्यकता होती थी। यहाँ बैठकर आचार्य उपदेश दिया करते थे। ऐसे स्थलों पर निर्मित भवन, प्रार्थना गृह भी चैत्य कहलाते थे। ईस्वी पूर्व तृतीय और चतुर्थ सदी में ही चैत्यों का निर्माण होता रहा है। अशोककालीन चैत्य जो है वो छोटे और सादे होते थे। अब है आपके विहार। विहार जो है वो विहार वह स्थल है जहाँ बौद्ध संघ निवास करता था। यहाँ यह भी एक प्रकार का मठ होता था। यहाँ पर रहकर जो है स्थविर आचार्य आदि के संरक्षण में ये यहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी साधना करते थे धर्म की। और अशोक के काल में अनेक विहार थे, जिसमें 7 और 8 मंजिल वाले भी थे। पर्वतों को काटकर भी विहार बनाए गए थे। नासिक का गौतमीपुत्र विहार, कार्ली का विहार, भारत में असंख्य विहार थे। नालंदा में भी विहार थे और वो 4 मंजिले थे। अब है आपके शुंगकालीन कला। इस काल में पत्थर की देविकाओं तथा शानदार तोरण द्वारों का निर्माण हुआ। बहरूद के स्तूपों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। इस काल पर बुद्ध के जीवन से संबंधित आधा दर्जन मूर्तियां हैं। यहाँ 6 जातक कथाएं भी अंकित हैं। अब है सातवाहन कालीन कला। इस काल में अमरावती के स्तूप का पुनर्निर्माण किया गया। इस काल में नासिक और कार्ले और कुनहैरी में चैत्य बनवाए गए। फिर है कनिष्क कालीन कला। कनिष्क एक महान भवन निर्माता और स्थापत्य प्रेमी था। इसकी कला के बारे में हम जो अब शैलियाँ पढ़ेंगे उसमें इसका वर्णन पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे मौर्यकालीन मंदिर किन किन शैलियों में बने हुए थे। तो मौर्यकालीन मंदिर जो हैं वो गांधार, द्रविड़ और बैसर शैली में बने हुए थे, जिसमें सर्वप्रथम हम जानेंगे नागर शैली। उत्तर भारत की स्थापत्य शैली नागर शैली है, अथवा इसे आर्य शैली भी कहलाती है। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर इसके उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर, राजस्थान का दिलवाड़ा का मंदिर भी इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर है द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। महाबलीपुरम, कांची का मंदिर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर तथा राजराज द्वारा निर्मित तंजौर का राजराजेश्वरी मंदिर इसमें प्रमुख है। फिर है बैसर शैली। बैसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली दोनों का सम्मिश्रण करके ये निर्मित किए जाते हैं। इसका उदाहरण है काशी का विश्वेश्वर तथा
मैसूर का सोमनापुर का केशव मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये नागर, द्रविड़ और बेशर शैली की विशेषताएं हैं ये। अब हम जानेंगे गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली जो है वो कुषाण साम्राज्य के उत्तर पश्चिम प्रांत में गांधार में विकसित हुई, इसीलिए इस शैली को गांधार शैली कहा जाता है। इस शैली का विषय जो है भारतीय था, किंतु शैली यूनानी थी। इसे भारतीय यूनानी कला भी कह सकते हैं। इस शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पारदर्शक कपड़े जिनमें सलवटें दिखना, दूसरा है मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों की सूक्ष्मता इसमें दिखती है। इसमें नक्काशी का सुंदर काम बहुत ही बड़े ढंग से हुआ है, सुंदर ढंग से काम किया गया है। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से मिलती है। गांधार कला में प्रमुख केंद्रों में इसके जो केंद्र थे उसमें तक्षशिला, पुष्कलावती, नगरहार, स्वाति घाटी, कपिशा, वामिया और वैक्ट्रिया प्रमुख हैं। विषय इनके भारतीय हैं, किंतु शिल्प विधि प्रमुखतः इंडो ईरानी, यूनानी और रोमन है। फिर है मथुरा शैली। गांधार शैली जो है वो मथुरा शैली से पहले गांधार शैली और देखते हैं। गांधार शैली जो है इसका वास्तविक विकास जो है कुषाण काल में हुआ था। गांधार का विषय जो है वो बौद्ध धर्म है। गांधार कला का विषय, इस कला में बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं जिसमें जन्म, संबोधि, धर्मचक्र, प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय मूर्ति, उष्णीय मुद्रा, आसन आदि को यूनानी रूप जो है सभ्यता और वस्त्र विन्यास से ऐसा बांधा गया है कि वह भारतीय होते हुए भी भारतीय प्रतीत नहीं होते। गांधार कला में संवेदना की उग्रता, प्रचंडता, यथार्थवाद और बाह्य व्यक्तित्व पर काफ़ी बल दिया गया है। स्टेलो कैम्ब्रिज ने लिखा है कि एक दृष्टि से ईरानी लक्षणों से युक्त यूनानी सभ्यता का पूर्ववर्ती विस्तार समझा जा सकता है। इस प्रकार की दृष्टि से इसे भारतीय संस्कृति का पश्चिमी वेश में पश्चिमवर्ती गमन समझा जा सकता है। फिर है इसमें मथुरा शैली। मथुरा शैली का केंद्र जो है वो मथुरा था। इस शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। कनिष्क की मस्तक विहीन विशाल मूर्ति इसकी विशिष्ट एक उदाहरण है इसका। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मथुरा शैली जो है वो मौर्यों की सांची भरहुत कला के अनुरूप थी। मथुरा में शक कुषाण कालीन अनेक तोरण वेदिकाएं, स्तंभ सूची, आयाक पट, विविध मूर्तियां मिली हैं। यहाँ की मानव आकृतियां उल्लेखनीय हैं। इसी कला केंद्र ने सर्वप्रथम बुद्ध को मूर्ति रूप में प्रदर्शित किया था। यहाँ की मूर्ति कला पर गांधार कला का प्रभाव विवादास्पद है। डॉक्टर रे के अनुसार मथुरा कला की स्वदेशी उत्पत्ति तो मानते हैं वो, लेकिन गांधार कला का उस पर आंशिक प्रभाव स्वीकार करते हैं। मथुरा कला में धार्मिक सहिष्णुता के कारण जो है यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध लोकधर्मी कलाकृतियों का निर्माण हुआ। कुषाण कालीन मथुरा कला में स्थापत्य से मूर्ति कला प्रमुख है। इसमें कुषाण कालीन में इस कला में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन तीर्थंकरों, देवी देवताओं का भी मूर्त रूप दिया गया। कुषाण काल में यहाँ एक देवकुल का निर्माण हुआ था जिसमें शासकों की मूर्ति बनाकर रखी गई थी। इस देवकुल में कनिष्क, विम, चटन की मूर्तियाँ मिली हैं।
यहाँ की कुषाणकालीन मूर्तियाँ अपनी धन गात्रता और विशालता के लिए उल्लेखनीय हैं। मथुरा की धार्मिक मूर्तियों में स्वाभाविकता, आध्यात्मिकता का अंकन हुआ है। वह गांधार कला में नहीं मिलता है। गांधार कला की तरह मथुरा की मूर्तियों पर कपड़ों के बल और सिलवटें तथा मूछें बिल्कुल नहीं मिलती हैं। मथुरा कला में जहाँ अंतः अभिव्यक्ति का अंकन अधिक है, वहाँ गांधार कला में बाह्य अभिव्यक्ति प्रमुख है। मथुरा की कला में सर्वत्र रूपवास व सीकरी की खदानों से प्राप्त मंजीटिया रंग के चित्तेदार पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मथुरा की मूर्ति का निर्माण परंपरा जो है उनकी वो विशुद्ध भारतीय है। तो इस प्रकार से ये मथुरा कला की विशेषताएं हैं।